भारत में सैनिक के आप रेशियो को कंपेयर करिए। कोरिया में 1000 नागरिकों पे 50 सैनिक हैं और भारत में 1000 नागरिक पे 1 सैनिक है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है आपका रेशियो का, बहुत बड़ा डिफरेंस है। कोरिया में 1000 नागरिक पे 50 सैनिक और भारत में 1000 नागरिक पे 1 सैनिक। उद्देश्य क्या है इस अग्निवीर का? क्या अग्निवीर आने के बाद बाकी सेना की भर्तियां बंद हो जाएंगी? नहीं, एनडीए की भर्ती जैसे हो रही थी वैसे ही चलती रहेगी। सीडीएस की जो भर्ती हो रही थी वैसी चलती रहेगी। सेना की, माली की, सेना में पंडित की, सेना में मौलवी की, जो भी सेना की भर्तियां हैं, हवलदार की, वो एज इट इज चलती रहेगी। आपका वो राजपूत रेजिमेंट हो, आपका असम राइफल हो, आपका सिख रेजिमेंट हो, जो भर्तियां हो रही थी वो एज इट इज चलेंगी। ये उन सेना की भर्तियों का एडिशनल है, ये सेना की भर्तियों का सप्लीमेंट नहीं है। ये सेना में जो भर्ती हो रही थी उसका कंप्लीमेंट है। ये सेना की भर्ती के एडिशनल ये भर्ती की जा रही। क्यों की जा रही समझिए। सबसे पहली बात तो ये कि भारत में ऐसा नहीं केवल भारत में हो रही है, चाइना में ऐसी भर्ती होती है, जापान में ऐसी होती है, कोरिया में ऐसी होती है, सिंगापुर में ऐसे है, इजराइल में ऐसे है, यूक्रेन में ऐसे है। उद्देश्य ये होता है कि हमारे पास सैनिकों के अलावा जो आम नागरिक हैं उनमें भी एक सैनिक वाला डिसिप्लिन हो, जरूरत पड़ने पे वो काम आए देश के। और जरूरत पड़ने पे काम मतलब केवल विदेशों से नहीं, विदेशों से झगड़ा हो जाए तब भी काम आए, और अगर कहीं घर के अंदर कहीं कहीं अशांति फैल जाए तो भी काम आए। तो वो तो तभी काम आएंगे जब उनकी अच्छी ट्रेनिंग होगी, जब वो रहेंगे। भाई 4 साल की भर्ती के बाद 25% तो कहीं न कहीं चले जाएंगे। कोई सीआरपीएफ में चला जाएगा, कोई पुलिस में चला जाएगा, कोई आईटीबीपी चला जाएगा, अलग अलग जगह चले जाएंगे। बचे उसमें से 75% भी अपने स्टेट की पुलिस में जा सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं, जो और जगह गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलेगी उसमें जा सकते हैं, और नहीं भी जाएंगे तो कम से कम उनके पास 4 साल वाली ट्रेनिंग तो है। 4 साल में उनको 12 लाख रुपए तो मिला है। उसके बाद वो अपना खुद का कोई बिजनेस कर सकते हैं, स्वरोजगार कर सकते हैं, अपने एरिया में कर सकते हैं, अपने घर मकान के आसपास कर सकते हैं। फायदा ये होगा कि इस तरीके से देखते ही देखते हमारे पास अगले 15 साल के अंदर हर गांव में आपके पास 20-25 सैनिक होंगे, जो एक्चुअल में सिविलियन होंगे, अपना काम धाम कर रहे होंगे, लेकिन हर गांव में 15 से 20 फौजी। आपके शहर के हर मोहल्ले में कम से कम 50 से 100 के आसपास सैनिक होंगे, जो सामान्य जिंदगी जी रहे होंगे हमारी आपकी तरीके, लेकिन उनकी सैनिक की ट्रेनिंग हो चुकी होगी। आप खुद भी सोचिए, कल को मान लीजिए भारत में गृह अशांति होती है, आप उसको गृह युद्ध कहते हैं, मैं तो उसको गृह अशांति कहता हूं। अशांति फैलती है, कितनी पुलिस आएगी? अरे पुलिस तो वीआईपी ड्यूटी में लग जाती है। कितनी सेना आएगी? सेना तो बॉर्डर पे रहती है। बीएसएफ कहां से आएगा? वो तो बॉर्डर पे रहता है। आईटीबीपी कहां से आएगा? वो उसको भी जगह जगह उसकी पोस्टिंग होती है। तो काम कौन आएगा अगर बाय द वे ऐसा कुछ हंगामा हुआ? तो ये काम आएंगे जो हमारे अग्निवीर हैं, जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो चुकी होगी, जो जिनके अंदर एक लड़ने की क्षमता होगी, जिनको स्थितियों को संभालने की क्षमता होगी, उनकी ट्रेनिंग होगी, वो काम आएंगे। आप इसको समझिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो अशांति फैलाई जा रही है ये प्रायोजित अशांति है, केवल और केवल वोट बैंक के लिए फैलाई जा रही है। सेना की भर्ती पे अग्निवीर की भर्ती से कोई रिलेशन नहीं है। ये सेना की भर्ती के एडिशनल भर्ती है। ऐसा नहीं कि ये भर्ती शुरू होने के बाद आपका एनडीए बंद होगा, सीडीएस बंद होगा, जो आपके सिपाही हवलदार की भर्ती होगी वो बंद होगी, या जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और बिहार रेजिमेंट की भर्ती कम हो जाएगी। वो कुछ नहीं होगी, एज इट इज चलती रहेगी। इसका पर्पज केवल और केवल फ्यूचर में हमारे पास एक 50 लाख की सैनिक क्षमता तैयार करने की है, जो एक्चुअल में सैनिक तो नहीं होंगे, हमारे जैसे सिविलियन होंगे, कुछ सरकारी नौकरी में होंगे, कुछ अपना प्राइवेट काम कर रहे होंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पे देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेंगे। बाहर की जो हमारे नॉर्मल सैनिक होते हैं वो बाहर की सुरक्षा में काम आ जाते हैं, वो इमरजेंसी में ही काम आते हैं अंदर, अदरवाइज उनकी ड्यूटी बाहर के लिए होती है। आर्मी हर छोटी छोटी बात पे आपके गली मोहल्ले में नहीं लगाई जाती। बात जो नॉर्मल है वो पुलिस काम आती है, और पुलिस की संख्या बड़ी लिमिटेड है, बहुत सीमित है।
आधे आधे पुलिस वाले तो वीआईपी ड्यूटी में लगे रहते हैं, सांसद विधायक मंत्री इनकी ड्यूटी में लगे हुए, बैंक की सुरक्षा करते रहते हैं, बाकी सुरक्षा करते हैं। तो आम जनता की सुरक्षा कौन करेगा इमरजेंसी में? आम जनता की सुरक्षा करेंगे ये हमारे अग्निवीर। ये है इसका उद्देश्य। और ये जो फैलाने वाले हैं, देखिए सीए के बाद भी खूब हंगामा हुआ, आपको याद होगा पूरे देश में इस तरीके का माहौल बनाया गया, इसलिए सीए आने के बाद भारत के मुसलमानों को नागरिकता चली जाएगी, जबकि सीए से कोई रिलेशन नहीं था। तो इस देश में हर जरूरी काम जो सरकार कर रही है उसका विरोध करने के पीछे एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। अंतर्राष्ट्रीय मैं इसलिए कह रहा हूं कि सीए के टाइम में बहुत मोटी फंडिंग हुई थी, सबने देखा है। फंडिंग तो अभी भी हुई है, अभी आपके कानपुर में फंडिंग हुई है, सबने देखा है। आपके लखनऊ में जो हिंसा हुई थी फ्राइडे वाली, उसमें भी देखा है। तो फंडिंग तो हो रही है, फंडिंग में कोई कमी नहीं आ रही, वो आज भी चल रही है। तो ये एक तो पॉलिटिकल पार्टियां विरोध के नाम पे विरोध करती हैं, उनको ले दे के उनको लगता है कि ठीक है विरोध करने वालों को साथ दे दो तो हमें ये वाला वोट बैंक हमारे साथ आ जाएगा। उनकी चिंता केवल और केवल वोट बैंक की है, उनकी चिंता देश की है ही नहीं है, उनकी चिंता आम जनता की ही नहीं है, उनकी चिंता देश की सुरक्षा और देश के विकास की ही नहीं है। उनकी चिंता ले दे के कैसे भी करके भारत में अशांति फैलाने की है, अपना वोट बैंक मजबूत करने की है। उनको वोट चाहिए, उनको सत्ता चाहिए। देश बर्बाद हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, देश कंगाल हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, देश में गृहयुद्ध छिड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, देश में अशांति फैल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, देश का दोबारा बंटवारा हो जाए कोई फर्क, कुछ नहीं उनको फर्क पड़ता, ले दे उनको सत्ता चाहिए। पहले तो कहते नहीं एक जोगिंदरनाथ मंडल था, आज की डेट में तो आपके पास सैकड़ों जोगिंदरनाथ मंडल हो गए। पहले तो एक जिन्ना था, आज की डेट में आपके पास हर जिले में एक जिन्ना पैदा हो चुका है। एक जिन्ना क्या बल्कि 5-5, 10-10 जिन्ना हर जिले में पैदा हो चुके हैं। तो ले दे के उनको केवल और केवल अपना वोट फिक्स करना है। और जो ये अग्निवीर का विरोध कर रहे हैं, मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा, आप इसके लिए स्ट्रिक्ट कानून बनाइए। जिस तरीके से अग्निवीर की योजना के विरोध के नाम पे सड़कों पे नंगा नाच हुआ है, ट्रेन जलाई गई हैं, बाकी चीजें की गई हैं, आखिर ऐसा नंगा नाच चाइना में क्यों नहीं होता, अमेरिका में क्यों नहीं होता, सिंगापुर में क्यों नहीं होता, इजराइल में क्यों नहीं होता, जापान में क्यों नहीं होता, कोरिया में क्यों नहीं होता? ये हमारे तो वेद पुराण में भी लिखा हुआ है और विदुर जी ने कहा है कि कानून जितना कठोर होगा समाज में उतनी शांति होगी, लोग उतने ज्यादा डिसिप्लिन में रहेंगे। दंड की व्यवस्था जितनी कठोर होगी समाज में उतनी शांति रहेगी, उतना ही एक भाईचारा मेंटेन रहेगा। भय बिन होय न प्रीत, ये तो लिखा हुआ है। विदुर जी ने बहुत पहले कहा था, आचार्य चाणक्य ने बोला हुआ है, सठे साठ्यम समाचरित। जितना ज्यादा आप दुष्ट के साथ दुष्टता वाला व्यवहार करेंगे, जितना ज्यादा दुष्ट के साथ आप कठोर दंड देंगे, उतनी शांति रहेगी। ये मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है, महाभारत में लिखा हुआ है, विदुर नीति में लिखा हुआ है, चाणक्य नीति में लिखा हुआ है, सब में लिखा हुआ है। और हमारे देश में अशांति इसलिए फैलाई जाती है, जब पिछली बार जब ट्रेन जलाया था, अगर उस समय ट्रेन जलाने पे लोगों को प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून बना दिया होता तो ये दोबारा ट्रेन जलती नहीं है। ये दोबारा ट्रेन जली इसलिए रही है कि हमारे पास भरपाई करने का, सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की 100% भरपाई करने और कठोर दंड ने 10 साल 20 साल की सजा देने का कानून नहीं है। वो छूट जाते हैं, उनको सब पता है कि राजनीतिक हिंसा के नाम पे इनका कुछ नहीं होगा, न इनसे प्रॉपर्टी की वसूली हो गई, न 10-20 साल के लिए इनको जेल भेजा जाएगा। तो वो जब भी मौका आ रहा है, सीए में यही किया उन्होंने, पूरा देश में जलाया। अगर सीए विरोधियों को अगर सजा कठोर मिल गई होती तो आज ये अग्निवीर के नाम पे जो ट्रेन जलाएगी नहीं जलती। लेकिन सीए के बाद जो हिंसा हुई उसमें कुछ नहीं हुआ। कुछ क्यों नहीं हुआ? हमारे पास कानून नहीं है। भाई यूपी गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट के पास भी कानून नहीं है घर गिराने का, यूपी गवर्नमेंट के पास भी भरपाई करने का कानून नहीं है। वो तो जो अवैध निर्माण होता है उस अवैध निर्माण को गिरा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में पत्थरबाजी करने के कारण घर गिराया जाता है ऐसा नहीं है। पत्थरबाजी के बाद घर गिराने का कानून होना चाहिए, ट्रेन जलाने के बाद घर गिराने का कानून होना चाहिए, बस जलाने के बाद घर गिराने का कानून चाहिए, और दुनिया कई देशों में है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, कानून, घटिया कानून बदले, कठोर कानून बनाएं, क्योंकि दवा और कानून एक जैसे काम करते हैं। जैसे दवा अच्छी होती है तो बीमारी ठीक हो जाती है, दवा घटिया होती है तो बीमारी बढ़ती है। वैसे कानून कठोर होता है,
कानून इफेक्टिव होता है, शांति बढ़ती है, समाज में शांति रहती है, भाईचारा रहता है, सब अपने अपने हिसाब से ठीक रहते हैं, कोई इधर उधर काम नहीं करता। लेकिन जब कानून घटिया होता है, अराजकता बढ़ती है, उन्माद, मजहबी उन्माद बढ़ता है, अपराध बढ़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, हर तरीके की समस्याएं बढ़ती हैं। मेरा सरकार से निवेदन है, अब कम से कम, इसके पहले तो बहुत आगजनी हो चुकी है, सीए के नाम पे हो चुकी है, भगवान जाने क्या क्या नाम पे हो चुकी है, आज भी अगर हमने कानून नहीं बनाया तो ये तय मानिए जिस दिन समान नागरिक संहिता आएगी इसका कई गुना ज्यादा आगजनी होगी। अगर हमने कठोर कानून नहीं बनाया तो जनसंख्या नियंत्रण के बाद इससे भी ज्यादा आगजनी होगी। अगर हमने कठोर कानून नहीं बनाया तो जिस दिन लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर करने के लिए कानून पास होगा और ज्यादा आगजनी होगी। अगर हमने इसके खिलाफ कठोर कानून नहीं, अभी संपत्ति को जब्त करने और कठोर दंड देने कानून नहीं बनाया तो जिस दिन घुसपैठ नियंत्रण कानून होगा पूरे देश में आग फैलेगी, क्योंकि भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए रह रहे हैं। उसमें तो आपको विदेशियों को आग लगाने की जरूरत नहीं है, घुसपैठिए इतने पर्याप्त हैं भारत में, पूरे देश में हंगामा कर देंगे। अगर हमने आगजनी के लिए खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया, प्रॉपर्टी को जब्त करने का कानून बनाया, जिस दिन धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनेगा, मैं फिर से कह रहा हूं, देश में अराजकता फैलेगी। इस अराजकता को रोकने का एक ही तरीका है, सबसे पहले कठोर कानून। और इसका सीधा सा एग्जांपल मैं आपको किसान का देता हूं। किसान सीधे फसल नहीं बोता खेत में। किसान पहले क्या करता है, पहले जुताई करता है खेत की, फिर उसकी गुड़ाई करता है, फिर उसमें जो खरपतवार होते हैं उनको निकालता है, फिर बुआई करता है। और बुआई करने के बाद फिर भी देखता रहा कोई खरपतवार उग तो नहीं रहा है। कोई खरपतवार उगता है तो दोबारा फिर से उसमें कीटनाशक डाल देता है, पेस्टिसाइड डाल देता है। तो बुआई के पहले जुताई, गुड़ाई, निराई ये जरूरी होता है, तब जाके फसल अच्छी तैयार होती है। हमसे गलती केवल ये हो रही है कि हम हर बार एक अच्छी फसल का बीज बो तो रहे हैं, लेकिन जुताई, गुड़ाई, निराई नहीं कर रहे हैं। जुताई, गुड़ाई, निराई करने का मतलब कठोर कानून नहीं बना रहे। कठोर कानून बना दे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, एक प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने का कानून बना दे, इस देश में कम से कम 10,000 नेता और नौकरशाह और सफेद पोस्ट पाखंडी, ये बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार, ये जो दुनिया भर का ड्रामा करते हैं यहाँ पे, कभी संविधान की बात करते हैं, कभी लोकतंत्र की बात करते हैं, ये सारे भाग जाएंगे, भारत छोड़ के भाग जाएंगे। और जब भारत छोड़ के भाग जाए उसके बाद कोई सा कानून बनाइए, क्या फर्क पड़ता है? शांति शांति रहेगी। आप कोई सा कानून बनाइए, शांति रहेगी। आप अग्निवीर ले आइए, आप जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाइए, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाइए, समान शिक्षा लागू करिए, समान नागरिक संहिता लागू करिए, घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जितना विरोध करने, ड्रामा करने वाले पाखंडी है, बाहर, ये कोई ऑस्ट्रेलिया भाग जाएगा, कोई कनाडा भाग जाएगा, और क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी बना रखी है, इन्होंने अपना इंतजाम किया हुआ है। बड़े बड़े फार्म हाउस हैं ऑस्ट्रेलिया में हमारे देश के नेताओं, नौकरशाहों के पास। कनाडा में बड़े बड़े इन्होंने फार्म हाउस बना रखे हैं, ब्राजील भी इन्होंने खरीद रखे हैं, लंदन और यूएस तो पुरानी बात हो गई, वहां तो इन्होंने दुकान मकान बनाई रखा है। ये सब छोड़ के भाग जाएंगे। तो पाखंडियों का पाखंड उतारने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, कठोर कानून। दंड कठोर होगा, समाज में शांति रहेगी। दंड कमजोर होगा, अशांति फैलेगी, अराजकता फैलेगी, मजहबी उन्माद फैलेगा, हर तरीके का भय फैलेगा। आपने मुझे बहुत सुना, मैं आग्रह करता हूं इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को जरूर फॉरवर्ड करिएगा, कम से कम इसको ट्विटर पे, फेसबुक पे जरूर शेयर करिएगा।